हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और अपनी फिजिक्स की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 9 किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिकी यंत्र, और उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन और उससे जुड़े हुए जो अनुप्रयोग हैं पूर्णांतरिक परावर्तन के, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड जो PDF है, जो क्लास नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम की लिंक को क्लिक करके आप वहाँ से टेलीग्राम में वो सभी PDF और क्लास नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। और चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण उसके बारे में, यानी कि क्रिटिकल एंगल। तो चलिए देखते हैं। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे ही कहते हैं हम क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण, ये यहाँ पर प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो विरल माध्यम में अगर उसका अपवर्तन कोण यानी कि R 90 डिग्री होगा, तो वो जो कोण होगा यानी वह जो आपतन कोण होगा वही होगा हमारा क्रांतिक कोण, जो कि ये है और इसे C से डिनोट करते हैं। तो यही वो आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो इसे ही कहते हैं क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांतिक कोण। और कुछ माध्यमों के लिए आपको क्रांतिक कोण भी याद रखना है जो कि फिक्स होता है, जैसे कि कांच वायु के लिए, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण, कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण होता है 41 डिग्री 49 मिनट। ये होता है कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण। और बात करें अगर जलवायु की यानी कि वाटर एयर की, तो उसका क्रांतिक कोण होता है 48 डिग्री 39 मिनट। तो ये दो आपको याद रखने, यानी कांच वायु का क्रांतिक कोण और जल वायु का क्रांतिक कोण। तो ये आपको याद रखना। तो इसमें आगे देखते हैं अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। इससे रिलेटेड एक सूत्र का हमको डेरिवेशन करना है, यानी कि N और क्रांतिक कोण C में संबंध का एक फॉर्मूला होता है जिसको हमको निकालना है यहाँ से। और ये सामने फिगर बना हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें वही फिगर है जो हमने अभी पीछे देखा, यानी कि क्रांतिक कोण वाला फिगर, वही सेम फिगर यहाँ पर भी होगा। तो ये प्रकाश किरण है, ये जा रही है, इसके लिए जो अपवर्तन कोण का मान है वो यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी R का मान 90 डिग्री है। और ये जो कोण होगा यानी कि ये जो आपतन कोण होगा ये होगा यहाँ पर C। और यहाँ पर माध्यम मान लेते हैं, पहला माध्यम है वो है विरल और दूसरा माध्यम है सघन, यानी कि जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है और उसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री है, इसीलिए जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो इतना है। और अब देखते हैं हम जो हमारा डेरिवेशन है उसको। तो यहाँ पर स्नेल के नियम का यूज होगा, स्नेल के नियम से ही हम इसको ज्ञात करेंगे। तो प्रकाश किरण कहाँ जा रही है? दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2n1 बराबर, और स्नेल का नियम क्या होता है? आपतन कोण की ज्या अपान अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी कि n होता है। तो यहाँ पर रखेंगे साइन आई के स्थान पर यहाँ पर क्या है? C, तो C रखेंगे। और साइन R के स्थान में R का मान है 90 डिग्री, तो ये यहाँ पर रखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2n1 बराबर हो जाएगा साइन C, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, इसीलिए 2n1 आ जाएगा साइन C। यानी जब प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसका जो संबंध होगा वो होगा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में 2n1 बराबर साइन C। इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 1n2 बराबर 1 अपान साइन C, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। और ये है उत्क्रमणीयता के नियम से जो हमने कल पढ़ा था कि 2n1 बराबर होता है 1 अपान 1n2। इसी सूत्र से हमने ये यहाँ पर प्राप्त किया है। और अगर यहाँ पर 1-2 है, अगर कोई और माध्यम हो, जलवायु हो, जल कांच हो या वायु कांच हो, कुछ भी माध्यम हो, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर लिख लेंगे। अगर माध्यम हो, क्या माध्यम हो यहाँ पर वायु और जल, यानी कि ANW,
वायु और जल माध्यम है यहाँ पर, तब भी सूत्र होगा 1/sin c, यानी हमको सीधा से याद रखना है माध्यम कोई भी हो n बराबर 1/sin c। यही होता है संबंध अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में, जो कि हमको पढ़ना था। तो यही होता है अपवर्तनांक यानी कि n और c में जो रिलेशन होता है वो यही होता है n बराबर 1/sin c। तो चलिए इसी फार्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो दिया हुआ है कांच जल के मध्य पृष्ठ पर क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष कांच एवं जल के अपवर्तनांक 3/2 और 4/3 हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि Ang क्या दिया हुआ है 3/2, और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है Anw 4/3, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है C। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको जो ज़रूरत पड़ेगी वो होगा कांच जल का अपवर्तनांक, यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमको चाहिए, क्योंकि सूत्र में उसी का यूज होगा। ये वाले वहाँ पर अपवर्तनांक यूज नहीं होंगे, वायु के सापेक्ष कांच का, न वायु के सापेक्ष जल का, वहाँ पर उपयोग होगा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर Wng, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो Wng क्या होगा, Wng Ang/Anw। अब यहाँ पर सीधे मान रख देंगे, Ang का मान है 3/2/4/3। तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 9/8। ये आ गया हमारा अपवर्तनांक, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आ गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है C यानी कि क्रांतिक कोण। तो वो जो फार्मूला हमने पीछे रिलेशन पढ़ा था अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में, उसी फार्मूले का यहाँ पर हम यूज करेंगे, यानी कि n बराबर 1/sin c। लेकिन हमको चाहिए C, तो हम यहाँ पर निकालेंगे sin c बराबर 1/n, तो 1/9/8। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर 8/9। लेकिन ये हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमको मान निकालना है केवल C का, उसके साथ साइन नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर C और साइन उस तरफ कर देंगे, यानी कि साइन इनवर्स 8/9। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया, यानी कि क्रांतिक कोण का मान आ गया। तो इसमें उसी फार्मूले का हमने यूज किया जिसका हमने पीछे डेरिवेशन किया है। आगे हम पढ़ते हैं टॉपिक फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अभी हमने पढ़ा क्रांतिक कोण के बारे में, अब हम पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, लेकिन क्या होता है, जो इसमें स्पेशल बात है वो ये है कि जो आपतन कोण का मान है वो जब C से यानी कि क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तब यह प्रकाश किरण उस माध्यम में न जाकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसी घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये इसकी एक शर्त भी है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो आपतन कोण का मान है वो हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक ही होना चाहिए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो इसकी जो शर्तें हैं आवश्यक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, उनको भी हम देख लेते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं, जो पहली शर्त है वो ये है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो, क्योंकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी वो अभिलंब से दूर हटेगी, अन्यथा वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई भी घटना नहीं होगी। इसीलिए ये शर्त होती है कि प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कि सघन माध्यम से विरल में जा रहा हो। और दूसरी शर्त ये है कि आपतन कोण का मान यानी कि I का मान हमेशा C से ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही शर्त हमने ऊपर आपको बताई है, आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर I का मान C से ग्रेटर है, यानी I ग्रेटर देन C, तभी यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हुई है। तो चलिए इससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा। थोड़ा सा टिपिकल ये न्यूमेरिकल है,
तो आपको अच्छे से इसको देखना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी यूज करना होगा, तभी ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें टिपिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है और इसमें कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है, ना कि एक पर्टिकुलर फार्मूला, ऐसे डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट फार्मूला इसमें नहीं लगता है, थोड़ा सा हमको इसमें घुमाया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल। तो एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, इसका विरल माध्यम में वेग सघन माध्यम में वेग से 2 गुना, ये कंडीशन दी हुई है। और आगे दिया हुआ है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आई पूछा गया, आई कितना होना चाहिए। हमको दिया क्या है, हमको दिया है सिर्फ वेग, वेग में तुलना दी हुई है कि विरल माध्यम में वेग सघन माध्यम से 2 गुना है, और कुछ भी हमको नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर हमको आर पता हो, एन तो हमको पता हो जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक और वेग में संबंध वाला जो फॉर्मूला है वो हम लगा के एन तो पता कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको आर नहीं पता है, आर नहीं पता है तो हम आई भी नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमको इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करना होगा कि हमको यहाँ पर सी निकालना पड़ेगा, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हमको इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एन निकालेंगे, यानी कि अपवर्तनांक निकालेंगे। तो आर एन डी, इसका क्या मतलब है, तो आर का मतलब है रेयर यानी कि विरल माध्यम, और डी का मतलब है डेंस यानी कि सघन माध्यम। तो आर एन डी यानी कि अब इसी अनुसार वेग रख लेंगे पहले, वी आर यानी कि रेयर यानी कि विरल माध्यम में वेग, और अपान डेंस माध्यम में वेग यानी कि सघन माध्यम में वेग। तो विरल माध्यम में वेग है 2 गुना यानी कि 2v, और सघन माध्यम में v, v से v कैंसिल हो जाएगा, n आ गया यहाँ पर 2 यानी कि n यहाँ पर 2 आ गया। और अब हमको n प्राप्त हो गया, और n और c में हमने संबंध पीछे पढ़ा है, तो हम यहाँ पर निकाल लेंगे साइन c, यानी कि साइन c बराबर 1/n, n की जगह रख देंगे n का मान यानी कि 2। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो मान है वो हमको याद होने चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो हम पिछले सवाल की तरह c बराबर साइन इनवर्स 1/2 रख देंगे, जिससे कि न सवाल का आंसर आएगा और ना ही ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पर साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 अंश का, तो यहाँ पर साइन c बराबर साइन 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन से साइन तुलना हो जाएगी, c आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ पर हमको c मिल गया, लेकिन c और i में भी किसी भी प्रकार के रिलेशन का सूत्र नहीं होता है। ये बात भी आपको अभी तक आपने पढ़ा भी नहीं होगा कि c और i में कोई संबंध होता है, तो हमको c भी मिल गया, और c और i में कोई सूत्र भी नहीं होता, तो हम i कैसे निकालेंगे। तो इसी जगह हमको कॉन्सेप्ट का यूज करने की ज़रूरत है, जो हमने अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त में पढ़ा है। और कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है i इज ग्रेटर देन c, i इज ग्रेटर देन c होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऊपर दिया हुआ है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, तो इसका यही मतलब है कि i इज ग्रेटर देन c होना चाहिए, यानी जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा यहाँ पर आपतन कोण यानी i 30 अंश से यानी कि 30 डिग्री से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कि बड़ा आना चाहिए। आपतन कोण का मान है वो 30 अंश से बड़ा हो, कुछ भी हो 31, 32 या कुछ भी हो, लेकिन हमेशा 30 डिग्री से बड़ा हो। इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। अगर आप 30 डिग्री लिख देते हैं तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कोई भी केस यहाँ पर नहीं बनेगा, इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर है 30 डिग्री से बड़ा। तो ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल था, तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है। इसमें कॉन्सेप्ट का यूज होता है तभी इसका आंसर आता है, किसी फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका आंसर नहीं आता है। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि अनुप्रयोग देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना, हीरे की चमक, रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे देशों में मरीचिका। और इसमें एक और इंक्लूड कर लेते हैं प्रकाशिक तंतु। ये सभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर बेस्ड ये युक्तियां हैं, ये कह लें कि यही प्रयोग हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। जल में परख नली का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और कांच में अगर दरार पड़ जाए तो आप देखते होंगे कि वो चमकता है,
तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना है। और जो हीरे का चमकना है वो भी, क्योंकि हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24 डिग्री, और इसीलिए वहाँ पर जब किसी कटे हुए हीरे में प्रकाश प्रवेश करता है तो अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे वो हीरा चमकीला दिखाई देता है हमको। और ये जो रेगिस्तान में मरीचिका है, ठंडे देशों में मरीचिका है, और जो प्रकाशिक तंतु है, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिंपल है, इनके बारे में हम केवल हमको याद रखना है कि ये किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं जो रेगिस्तान में मरीचिका है उसके बारे में। तो मरीचिका क्या होती है? मरीचिका होती है एक भ्रम, हमको दूर कहीं जल का दिखाई देना या पेड़ पौधे उल्टे दिखाई देना, तो ये सभी होती है मरीचिका, इसी को कहते हैं। मरीचिका का मीन्स होता है भ्रम, यानी कि हमको ऑप्टिकल इल्यूजन हो, दूर आपको गर्मियों में भी दूर सड़क में जल भरा हुआ दिखाई देता है लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ होता नहीं है, तो यही जो भ्रम होता है इसी को मरीचिका कहते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेगिस्तान में मरीचिका और इसका क्या कारण होता है, क्यों हमको ऐसा दिखाई देता है, इसका साइंटिफिक रीजन भी है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फीरियर इमेज, तो क्यों होती है मरीचिका रेगिस्तान में, क्यों हमें जो प्रतिबिंब है, पेड़ों के प्रतिबिंब हैं वो उल्टे दिखाई पड़ते हैं, तो क्यों होता है? तो इसका रीजन ये होता है कि सूर्य की गर्मी के कारण रेगिस्तान हमेशा गर्म रहते हैं। तो रेगिस्तान के पास वाली जो एयर होती है, जो वायु होती है, वो हमेशा गर्म रहती है, क्योंकि रेगिस्तान गर्म है तो वायु भी गर्म होगी, और गर्म होगी तो वहाँ पर माध्यम होगा विरल माध्यम होगा जहाँ की वायु गर्म होगी, और यहाँ पर ऊपर वायु ठंडी होती है, और यहाँ पर माध्यम होता है सघन। तो जब यहाँ से सघन माध्यम से प्रकाश किरण, यानी कि जब सघन माध्यम से किरण विरल की ओर जाती है, ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो ये अभिलंब से दूर हटती जाती है, और दूर हटते हुए एक ऐसी पोजीशन आती है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये वही वाली कंडीशन हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाली। तो ये किरण यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब इसका हो जाता है तो ये ऊपर की ओर जाने लगती है, और जब ऊपर की ओर जाने लगी तो ऊपर तो माध्यम सघन है तो ये ऊपर तो जा नहीं पाएगी, तो ये अभिलंब की ओर झुकने लगती है, और अभिलंब की ओर झुकते हुए जब ये व्यक्ति की आंखों में पड़ती है तो व्यक्ति को जो पेड़ होते हैं वो उल्टे प्रतीत होते हैं। जब ये किरण व्यक्ति के आंखों में प्रवेश करती है तो व्यक्ति को जो भ्रम हो जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं ये उल्टे हैं या दूर कहीं तालाब का दिखाई देना, ये सभी इसी का कारण होता है, क्योंकि रेगिस्तान के पास की वायु गर्म, ऊपर वायु ठंडी, यानी कि ऊपर माध्यम सघन से विरल में जब वो किरण आती है तो अभिलंब से दूर हटती जाती है, और एक ऐसी पोजीशन आती है जब उसका मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाता है तो वो ऊपर की ओर उठने लगती है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है। लेकिन ऊपर जब उठती है तो वहाँ पर माध्यम सघन होता है तो वो पुनः अभिलंब की ओर झुकने लगती है, तो वो व्यक्ति की आंखों में जब पड़ती है तो व्यक्ति को वो पेड़ पौधे उल्टे दिखाई देते हैं। यही रीजन होता है रेगिस्तान में मरीचिका का, और उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये जो किरणें हैं वो नीचे से आ रही हैं, नीचे से आती हुई उनको प्रतीत होती हैं। और अब हम आगे देखते हैं। ये इमेज तो आप लोगों ने बहुत देखी होगी, जब कभी आप गर्मियों में कहीं जा रहे होंगे तो आपको दूर जल भरे होने का एक आभास होता है कि दूर कहीं जल भरा हुआ है, तो ये भी उसी ऑप्टिकल इल्यूजन का ही परिणाम होता है, यानी कि ये इसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, दूर कहीं हमको जल का दिखाई देना या रेगिस्तान में पेड़ पौधों का उल्टा दिखाई देना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठंडे प्रदेशों में मरीचिका क्या होती है। ठंडे प्रदेशों में मरीचिका तो ये उसी तरह से होती है, यानी सेम पैटर्न होता है, जैसा हमने पढ़ा रेगिस्तान में मरीचिका का वैसे ही होता है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो प्रदेश ठंडे होते हैं वहाँ पर समुद्र में जो शिप होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं वो हमको उल्टा दिखाई पड़ती हैं, यानी कि ऊपर टंगी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये क्यों होता है, तो यहाँ पर वायु कैसी होगी, ठंडी होगी नीचे, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश हैं, और समुद्र के जो नमी होगी और
उसके पास वाली वायु हमेशा ठंडी होगी। ठंडी का मतलब यहाँ पर सघन माध्यम, और ऊपर की वायु होगी गर्म यानी कि विरल माध्यम। तो यहाँ भी वैसे ही जैसे वहाँ पर ऊपर से आ रही इसी सघन से विरल की ओर, तो यहाँ पर नीचे से जाएंगी किरणें यानी कि सघन से विरल की ओर। तो ये अभिलंब से दूर हटती जाएंगी। अभिलंब से दूर हटते हुए एक ऐसी पोजीशन आएगी जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा, तो उसी समय ये किरण पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इधर जाने लगी, लेकिन यहाँ पर नीचे माध्यम है सघन, तो माध्यम सघन होने के कारण यह पुनः अभिलंब की ओर झुकने लगेगी। अभिलंब की ओर झुकने लगेगी, और जब व्यक्ति की आंखों में ये किरण पड़ेगी तो ये उसे ऊपर से आती हुई प्रतीत होगी कि ये कहीं ऊपर से आ रही है। इसीलिए व्यक्ति को वो जो सिप होगा या कोई वस्तु होगी वो हमेशा ऊपर टंगी हुई प्रतीत होगी। और नीचे की परतें क्योंकि भारी हैं, यहाँ पर सघन माध्यम है, इसीलिए ये जो वस्तु है ये व्यक्ति को स्थिर दिखाई देती है, चलायमान स्थिति में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि नीचे की जो परतें हैं वो सघन होती हैं और काफ़ी भारी होती हैं, इसीलिए ये ऐसी घटना वहाँ पर देखने को मिलती है। तो आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रेगिस्तान में मरीचिका में क्या होता है और ठंडे प्रदेशों में मरीचिका में क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु के बारे में, जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही बेस्ड एक युक्ति है। तो प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के पहुंचाया जाता है। इसकी मेन जो खासियत है, मेन विशेषता यही है कि यहाँ पर ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा की हानि नहीं होती है किसी प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में। तो इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है प्रकाशिक तंत्र यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है यहाँ पर प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जो रचना है उसके बारे में और इसकी क्रिया विधि के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे इसकी रचना के बारे में। तो यहाँ पर ये क्वार्ट्ज का बना हुआ एक लंबा तथा 10⁻⁴ मीटर मोटाई का एक पतला सा तार होता है, सॉरी तार नहीं, पाइप होता है, पतला सा पाइप होता है ये। और इसके जो भीतर यानी कि क्रोड में अपवर्तनांक होता है n बराबर 1.7, यानी कि क्रोड में जो अपवर्तनांक होता है वो 1.7 होता है। और जो ऊपर भाग में यानी कि जहाँ पर पदार्थ से लेप किया जाता है तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होता है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक होता है 1.5। तो ये जो लेपन किया जाता है यानी कि 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ का ऊपर इसमें लेपन किया जाता है। और इस परत को कहते हैं, जो लेपित परत होती है इसको हिंदी में कहते हैं अधिपट्टन और इंग्लिश में कहते हैं क्लैडिंग या अधिपट्टन इसको कहते हैं। इस लेपित भाग को जो ऊपर लेपित किया जाता है, और भीतर के भाग को कहते हैं हम क्रोड या कोर। ये होता है इसका भीतर वाला भाग। और अंदर वाले भाग का यानी कि जो क्रोड का अपवर्तनांक होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है बाहर वाले भाग से, यानी अधिपट्टन के अपवर्तनांक की तुलना में अधिक होता है। और इस प्रकार के पाइपों की बड़ी संख्या का समूह क्या कहलाता है, लाइट पाइप कहलाता है। इस प्रकार के जो पतले पाइप होते हैं उनका एक समूह। अब देख लेते हैं इसकी क्रिया विधि के बारे में कि कैसे ये कार्य करता है और क्या होती है इसकी क्रिया विधि। तो सबसे पहले एक प्रकाश किरण बाहर जो माध्यम है वो है वायु, और भीतर हमने आपको पहले ही बताया ये क्वार्ट्ज का बना होता है, तो भीतर माध्यम है क्वार्ट्ज और बाहर है वायु। तो एक प्रकाश किरण एक छोटे कोण पर, ये आप ए पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ से तंतु में प्रवेश करती है। तो यहाँ से प्रवेश किया किरण ने, जो कि वायु से क्वार्ट्ज में प्रवेश करती है। तो ये किरण यहाँ से क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है इस लेपन वाले भाग में। इस लेपन वाले भाग में ये जो किरण है वो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, इसीलिए ये पूर्ण परावर्तित हो जाती है, यानी कि पूर्ण परावर्तित यहाँ से हो जाती है।
और ये विपरीत फलक पर यानी कि ये जो सामने वाली लेयर है उसमें जाके फिर आपतित होती है और फिर ये क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, तो इसका फिर पूर्ण परावर्तन हो जाता है। यही क्रिया प्रकाशिक तंत्र के अंदर बार बार होती है, जिससे कि ये किरण टकराती हुई अंत में दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। ये बी पॉइंट आप देख सकते हैं, यही से ये किरण प्रकाशिक तंतु के बाहर निकल जाती है और इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती, यानी कि नो एनर्जी लॉस, कोई भी ऊर्जा की हानि नहीं होती। इसीलिए प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इसी प्रकाशिक तंत्र यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है और मेडिकल फील्ड में भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका यूज होता है लाइट पाइप के रूप में। और इसके कुछ और भी यूज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। उससे पहले हम एक और फिगर से इसको समझ लेते हैं। अभी जो आप फिगर देख रहे थे वो आपकी बुक का ही फिगर था, तो जो कि हम हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन एक अन्य फिगर से हम आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर ये एलईडी है, जब इससे प्रकाश को प्रकाशिक तंतु के अंदर डाला जाएगा तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रकाश हमने तंतु के एक सिरे से डाला। यहाँ पर ये है अंदर वाला जो भाग है कोर, हमने आपको पीछे ही बताया। यहाँ पर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, यानी कि उच्च अपवर्तनांक होता है 1.7 का, और क्लैडिंग यानी कि बाहरी अधिपट्टन वाले भाग में लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.5 का होता है। यहाँ पर एलईडी से जो प्रकाश आया वो यहाँ पर टकराते हुए पूर्ण परावर्तित होते हुए ये किरण सीधे यहाँ पर दूसरे सिरे में निकल जाती है, दूसरे सिरे से बिना किसी ऊर्जा हानि के। तो यही वर्क होता है ऑप्टिकल फाइबर का, किसी एक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और इसकी एक और इमेज देखते हैं, ये भी ऑप्टिकल फाइबर है। इस प्रकार की लाइट आपने देखी भी होगी जिसमें कि प्रकाश लास्ट पॉइंट में, यानी वो जो पतली सी जो नली होगी कांच की तरह आपको लगेगी, तो उसके लास्ट पॉइंट पर ही आपको प्रकाश दिखाई देगा जब आप नीचे से कोई प्रकाश डालेंगे। तो ये भी होता है वही ऑप्टिकल फाइबर, और इसी प्रकार की ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। जो आप वीडियो इस समय देख रहे हैं यानी कि यूट्यूब जो आप देख रहे हैं वो भी इसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही आपको दिखाई पड़ रहा है। यानी कि जो कनेक्टिविटी है, जो कि डाटा की स्पीड आती है, यानी कि नेट की जो स्पीड आती है अच्छी, या 4G है 3G है, ये सभी स्पीड इसी ऑप्टिकल फाइबर से ही हमको प्राप्त होती है। यानी कि जो नेट का सर्कुलेशन किया जाता है, डाटा का सर्कुलेशन और जो स्पीड का जो सर्कुलेशन है वो इसी ऑप्टिकल फाइबर से किया जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है और सीधा जो हम सिग्नल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं तो वो आसानी से पहुंच जाता है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। और ये जो पूरा समुद्र वाला रीजन है, यहाँ सभी जगह केबल्स बिछाई गई हैं समुद्र के अंदर, जिससे जो आप गूगल चलाते हैं वो है तो अमेरिका का, लेकिन सभी देशों में चलाया जाता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी गूगल की पहुंचाई गई है। और इसी तरह से सभी जगह एक जाल सा बिछाया गया है इन यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का, तो इसी से डाटा का सर्कुलेशन किया जाता है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो भारत के मेन लैंड से जो आईलैंड है यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पर किसी प्रकार की कनेक्टिविटी नहीं थी, वहाँ पर स्पीड काफ़ी कम आती थी और टावर के माध्यम से हम इतनी दूर तक कनेक्टिविटी नहीं पहुँचा सकते हैं, नेट की स्पीड नहीं पहुँचा सकते हैं। इसीलिए अभी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया गया BSNL के द्वारा इंडिया के मेन लैंड से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक, जिससे कि वहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी आ सके और टूरिज्म बढ़ सके। तो आपको केवल ये याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो कहाँ पर किया जाता है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी, और प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में भी, और डाटा के सर्कुलेशन में भी, डाटा को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, कनेक्टिविटी पहुँचाने के लिए भी इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। इसीलिए ये काफ़ी यूजफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, यानी कि आज हमने पढ़ा क्रांतिक कोण के बारे में और पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में, और उसके जो अनुप्रयोग थे, यानी कि जो रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे प्रदेशों में मरीचिका और ऑप्टिकल फाइबर, उन सभी के बारे में हमने डिटेल से जाना। तो आप इसी तरह से
हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इससे रिलेटेड जो PDF हैं, क्लास नोट्स हैं, वो हमारे टेलीग्राम में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और मिलते हैं अगली क्लास में जहाँ हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अच्छे से अपनी स्टडी को निरंतर जारी रखिए। धन्यवाद।